नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द टैक्स पेयर्स वॉइस पर। मैं हूं गौरव अग्रवाल। आज मैं आपके साथ एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा जो आपको या आपके जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करता है। अब आप ये आर्टिकल देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आर्टिकल तो आपने 2 या 3 महीने पहले कभी और भी देखा है, लेकिन आज हम ये जो आर्टिकल है इसका डीप डाउन एनालिसिस करेंगे कि भारत से ये जो मिलीनियर्स हैं, ये जो HNI है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ये आखिरकार भारत देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी है उनको भारत देश में कि वो ये भारत देश छोड़कर जा रहे हैं। मैं आपके साथ फैक्ट्स और नंबर्स के साथ आपके साथ डीप डाउन एनालिसिस करके देखेंगे कि आखिर क्या इनकी ये दिक्कत जेन्युइन भी है या सब हो हल्ला मचा रखा है। तो अभी आप ये आर्टिकल देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स से लाया हुआ डेटा ही दिखाऊं। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। ये रिपोर्ट जो थी वो एक ब्रिटिश पब्लिकेशन है, हेनरी प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन, जिन्होंने 2024 में एक रिपोर्ट बनाई थी जिसके हिसाब से 4,300 जो हमारे यहाँ के अमीर लोग हैं, रिच HNI लोग हैं, वो भारत देश को छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि वो कहीं जा रहे हैं तो वो किसी ना किसी देश में जा रहे होंगे, और यदि जा रहे हैं तो क्या केवल दुनिया भर में भारत देश ही ऐसा है कि जहाँ से लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत देश से ही ऐसे लोग जा रहे हैं। भारत देश के अलावा और भी देश हैं जहाँ से लोग जा रहे हैं। ये मैंने जो डेटा उठाया हुआ है ये उसी रिपोर्ट से उठाया हुआ है कि ये जो प्रोजेक्टेड नेट आउटफ्लो है मिलेनियर्स का 2024 में, वो कौन से देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि चाइना जो है, चाइना में से 15,200 लोग हैं जो कि इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। यूके में 9,500 लोग हैं जो देश को छोड़कर जा रहे हैं। इंडिया में 4,300 लोग हैं। तो इंडिया तीसरे नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा 2024 के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग। और यदि आप बात करें 2023 की, तो 2023 में 5,100 इंडियंस जो रिच HNI थे वो दूसरे कंट्रीज में चले गए। यदि अब ये दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं तो किसी ना किसी कंट्रीज में आ भी रहे होंगे। तो मेन कंट्री कौन सी है आने वाली? वो मेन कंट्री है, सबसे पहले फेवरेट डेस्टिनेशन है इज UAE। तो अब ये लोग जो यहाँ से जो चाइना से जा रहे हैं, चाइना से क्यों जा रहे हैं? चाइना में तो इतनी वेल्थ है, सब कुछ है, अभी ग्रो कर रही है मेन। लेकिन चाइना में जो मेन रीजन है वो है जियो पॉलिटिकल टेंशन। वहाँ के जो मिलेनियर्स हैं उनको ये टेंशन लगी रहती है कि अमेरिका कब क्या, या इनका जो ताइवान के साथ जो झगड़ा चल रहा है, कभी ताइवान का झगड़ा यदि एक्सक्लेट हो गया तो फिर USA कहीं कोई सैंक्शन ना लगा दे या कुछ और स्टेप ना ले ले। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन एक इनके यहाँ पर मेन रीजन है। यूके का मेन रीजन वहाँ का टैक्स सिस्टम ही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स है। तो केवल एक वहाँ पर टैक्स का मेन रीजन होने के कारण से भी लोग वहाँ पर यूके देश छोड़ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। अब इंडिया से भी जो लोग छोड़ रहे हैं, अब यूके से 9,500, आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन यूके में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिलीनियर्स हैं। तो इस कारण से क्या है कि हमारे भारत देश में अभी इतने मिलीनियर्स नहीं है, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो उसी स्पीड से ये छोड़ने वालों का भी ग्रोथ रेट आ रहा है। ये एब्सोल्यूट नंबर 9,500 जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलीनियर्स ऑलरेडी होने के कारण ये यहाँ पर 9,500 का नंबर आ रहा है। अब ये यदि जा रहे हैं तो UAE में क्यों सबसे ज़्यादा जा रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा UAE में जाने का कारण है कि UAE में टैक्स रेट बहुत ही कम है। उनको जो टैक्स देना पड़ता है वो बहुत कम टैक्स है। वहाँ पर आप आसानी से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हो यदि आपके पास पैसा है। अब लेकिन हम इसको करेंगे डीप डाउन एनालिसिस कि ये जो HNI लोग हैं ये एक्चुअल में इंडिया में उनको टैक्स से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है या कितना टैक्स लग रहा है उनके ऊपर जो वो ये देश को छोड़कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे मैंने जो यहाँ पर रीजंस दिखाए हुए हैं कि क्यों छोड़कर जा रहे हैं,
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक रीज़न है, फाइनेंशियल कंसर्न्स, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा और डोमिनेंट रीज़न है जाने का। और एक दूसरा और भी रीज़न है, जैसे एयर क्वालिटी यहाँ की बहुत डाउन है, लाइफ स्टाइल फैक्टर आप कह सकते हैं, क्लाइमेट, नेचर, ये भी एक सिस्टम है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ तो इसी कारण से है कि फाइनेंशियल, यदि हम टैक्स बहुत ज़्यादा लेंगे तो बिजनेस यहाँ कैसे करेंगे। हेल्थ केयर सिस्टम तो एक प्राइमरी कंसर्न नहीं है, मेन कंसर्न अल्टीमेटली जो आता है ओवरऑल वो आता है फाइनेंशियल टैक्सेस एंड प्लस लाइफ स्टाइल। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या टैक्सेस दे रहे हैं। तो ये तो जो है अभी हमारा टैक्स स्लैब रेट है, ये न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग है, जिसमें 3 लाख तक हमें नील टैक्स देना पड़ता है, 3 to 7 लाख 5%, और ये 10%, 15%, और 15 लाख से ऊपर 30%। ऐसे ही ये ओल्ड टैक्स है जिसमें 10 लाख के ऊपर 30% देना पड़ता है। अब चूंकि हम हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो भारत देश छोड़कर जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि अल्टीमेटली वो कई करोड़ों में कमाते हैं, तो अल्टीमेटली 15 लाख से ऊपर है तो सीधा 30% है। अब क्या है कि जो लोग ज़्यादा इनकम कमाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया आप ज़्यादा कमाते हो तो आपको ज़्यादा टैक्स कौन देना चाहिए, आपको नेशन की ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक सरचार्ज नाम का एडिशनल टैक्स लगा रखा है जो कि इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। तो ये कैलकुलेट किस किस टैक्स के ऊपर किया जाता है, जो 10%, 15, 25% जो मैंने लिखा है, आपकी पहले जो इनकम है उसके ऊपर 10, 15, 20, 30% से जो भी आपका टैक्स रेट आ रहा है, उस टैक्स के ऊपर आपको ये सरचार्ज देना होगा। ये सरचार्ज कब देना होगा, इसकी भी लिमिट है। इसकी लिमिट है 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 से 5, और 5 करोड़ से ऊपर। अब हम देखते हैं कि 5 करोड़ से ऊपर ये कितना परसेंट है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर सीधा 25% का अंडर द टैक्स न्यू रिजीम सरचार्ज है। हम मान के चलते हैं, हम 25% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जो HNI यदि भारत देश छोड़कर जा रहा है तो संभवतः उसकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर ही होगी, तभी वो भारत देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रहा है। क्योंकि दूसरे देश में जाने पर वहाँ का वीज़ा, गोल्डन वीज़ा लेने में और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में पैसा आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ का गोल्डन वीज़ा या नागरिकता मिलेगी आपको। तो अब यहाँ पर क्या है, एक जस्ट मैंने आपको कंपैरिजन के लिए ये भी दिखाया हुआ है कि डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं यहाँ पर उनके ऊपर क्या सरचार्ज लगता है। तो सरचार्ज इनके ऊपर क्या है कि यदि आप नॉर्मल प्रोविजंस, एक पहले क्या है 2019 में 2 प्रोविजन आए थे, 1 से 15 बी ए, 1 से 15 बी ए बी, जिनमें क्या था कि आप कम टैक्स रेट दे सकते हो यदि आप कुछ पर्टिकुलर जो एग्जेम्पशंस हैं उनका बेनिफिट नहीं लेते हो, जिसमें आप 22% तक का टैक्स भी दे सकते हो, इनफैक्ट 15% भी आप टैक्स दे सकते हो सर्टेन कंडीशंस में। तो आपको उस केस में 7, 12, यदि 10% से ऊपर है तो 12%, यदि आप भी ये जो स्पेशल प्रोविजंस है उनका बेनिफिट लेते हो तो आपको 10% का सरचार्ज देना होगा। जबकि आप इंडिविजुअल के केस में देख पा रहे होंगे कि 25% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ही मैंने फॉरेन कंपनीज का भी लगा रखा था कि फॉरेन कंपनीज को जो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की इनकम है तो 2% का सरचार्ज देना होता है, और फॉरेन कंपनी जिसकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर है उनको 5% का। अब हम सबसे पहले मेन टॉपिक पर आते हैं कि ये जो उनका टैक्स है, एक HNI है, उसको टैक्स कैसे, उसका कितना पड़ता है। अब HNI है तो वो ऑब्वियसली यदि हम न्यू रिजीम मान के चलते हैं तो वो 30% के स्लैब रेट में आ रहा होगा। अब सरचार्ज उसको 25% देना होता है, तो 30% का यदि आप देखेंगे 25%, 8% निकल के आता है, तो इफेक्ट जो उसका टैक्स जो बनता है वो 38% बनता है। इसके ऊपर हमें हेल्थ एंड सरचार्ज सेस भी देना होता है जो कि 4% लगता है। हमें ये सर हेल्थ एंड सेस ये किसके ऊपर देना पड़ता है, ये टैक्स, ये जो निकाला है सरचार्ज के बाद इसके ऊपर देना पड़ता है। तो इसका 4% करेंगे तो 2 निकल के आएगा, तो ये 39 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आ जाता है, राइट। तो इफेक्टिव टैक्स रेट उसके ऊपर निकल के आ रहा है 39%, 39% समथिंग निकल के आ रहा है, राइट। अब हम ये देखते हैं कि वो 39% तो पहले उसने टैक्स में दे दिया, इनकम टैक्स के फॉर्म में दे दिया।
अब हम देखते हैं यदि वो जो पैसा उसने कमाया है उस पैसे से यदि वो कुछ खरीदना चाहता है, तो यदि वो चीज 18% जीएसटी से टैक्सेबल है तब क्या होगा, और यदि 28% के रेट से टैक्सेबल है तो उसके ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस आएंगे। अब हम मान के चलते हैं कि वो कोई एक ऐसी वस्तु या खरीदना चाहता है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है, 1 करोड़ रुपए का है, और उस पर टैक्स या तो 18% मान के चलते हैं, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ पे नॉर्मली 18% लगता है। चूंकि HNI है तो कोई लग्जीरियस गुड्स खरीदेगा तो 28% भी अपन मान के चल लेते हैं। ये अपन ने बेयर मिनिमम जीएसटी रेट्स माने हुए हैं, क्योंकि अभी आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि कार पर जो टैक्स है, कार की वैल्यू से कहीं ज्यादा गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। वो वीडियो आप जाकर देखिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कार की वैल्यू से कितना अधिक टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेती है। तो हमने यहाँ पर वेयर मिनिमम टैक्स ही लिया हुआ है, हम उसी के हिसाब से देखते हैं कि HNI को कितना टैक्स देना पड़ रहा है, आखिर उसका दर्द क्या है। आज हम उस दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यदि 18% है तो क्या है, 28% है तो क्या है। अब यदि वो कोई एक ऐसी वस्तु खरीदता है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ रुपए की यदि वस्तु खरीदेगा वो, तो उसको जीएसटी 18% या 28% के हिसाब से देना पड़ेगा। यदि वो 18% के हिसाब से देता है तो उसका जीएसटी 18 लाख आएगा। यदि वो 28% के हिसाब से देता है तो उसका जीएसटी 28% आएगा। तो टोटल उसको कितना पेमेंट देना पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी, वो यहाँ पर उसको देना पड़ेगा 18% के केस में 1 करोड़ 18 लाख, और 28% के केस में 1 करोड़ 28 लाख। लेकिन अब यदि जो 1 करोड़ 18 लाख की जो उसे पेमेंट करनी है, 1 करोड़ 18 लाख कमाने के लिए पेमेंट करने के लिए उसको टोटल कितना रुपया कमाना पड़ा होगा, क्योंकि पहले उसने इनकम टैक्स दिया होगा, इनकम टैक्स देने के बाद उसके पास जो पैसा बचा होगा उसके बाद उसने 1 करोड़ 18 लाख का कुछ खरीदा होगा या 1 करोड़ 28 लाख का कुछ खरीदा होगा। तो यदि हम देखते हैं 39% अभी हमने ऊपर निकाला था उसका इफेक्टिव इनकम टैक्स का रेट है, तो इफेक्टिव इनकम टैक्स का रेट यदि 39% है तो पहले उसको 1 करोड़ 93 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे, तब वो जाके 1 करोड़ 18 लाख का पेमेंट कर पाएगा। इन सेम केस यदि 28% के केस में देखें तो पहले उसे 2 करोड़ 9 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे, फिर वो देगा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 39% के हिसाब से देगा। इनकम टैक्स कितना आएगा 39% के हिसाब से, इतना आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट पेड इन फॉर्म ऑफ टैक्स, ये नहीं आएगा आपका 39% आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको मैं नीचे वेरीफाई कराता हूँ, जैसे ये जो है इस पे यदि आप 39% निकालेंगे 1 करोड़ 93 लाख पर, ये 39% निकाला, और इसी वैल्यू में से 1 करोड़ 90 इसका आ गया 75 लाख, और 1 करोड़ 93 लाख में से यदि आप 75 लाख को माइनस करेंगे तो 1 करोड़ 18 लाख आ गया। मतलब 1 करोड़ 18 लाख रुपए कमाने के लिए आपको पहले 1 करोड़ 93 लाख रुपए कमाओगे, उस पर इनकम टैक्स दोगे, इनकम टैक्स देने के बाद आपके पास 1 करोड़ 18 लाख रुपए बचेंगे, फिर जाकर के आप 1 करोड़ रुपए की वस्तु खरीद पाओगे जिसमें आपने 18% जीएसटी दिया है, तो 18 लाख रुपए आपने जीएसटी दिया है। यही सेम पैटर्न यहाँ पे 28% के केस में है। यहाँ पर आपको 2 करोड़ 9 लाख 83 हजार रुपए कमाने पड़ेंगे, तब जाकर आप 1 करोड़ की वस्तु खरीद पाओगे यदि उस पर जीएसटी 28% है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता है। अब यदि हम यहाँ पर देखें 18% के केस में फाइनली HNI ने कितना अमाउंट ऑफ टैक्स दिया, मतलब इनकम टैक्स प्लस जीएसटी। तो यदि आप इनकम टैक्स प्लस जीएसटी निकाल के देखेंगे तो उसको उसने 93 लाख रुपए दिया, 1 करोड़ 93 लाख दिया, उसके बदले उसको 1 करोड़ की चीज मिली, तो टोटल उसने कितना टैक्स दिया 93 लाख का टैक्स दिया, जिसमें उसका जीएसटी प्लस इनकम टैक्स दोनों शामिल है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 1 करोड़ 9 लाख रुपए उसने टैक्स दिया। अब नेट परसेंटेज ऑफ टैक्स यदि अपन निकालेंगे कि 1 करोड़ की चीज खरीदने के लिए यदि वो 93 लाख का टैक्स दे रहा है तो उसने कितना परसेंट टैक्स दिया, 93% का आप यहाँ पर टैक्स दिया है।
18% जो जीएसटी वाला गुड्स है उसको खरीदने के लिए उसने 93% का टैक्स दिया। कैन यू इमेजिन? और ऐसे ही 28% की चीज खरीदने के लिए 1 से 10% का दिया। आप यहाँ कैलकुलेशन और नंबर्स के हिसाब से देख रहे हो। आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि पहले उसको 1,93,00,000 बिजनेस से कमाने पड़ेंगे या खुद से सैलरी से कमाने पड़ेंगे। उसके बाद वो पहले टैक्स देगा, इनकम टैक्स देगा, जीएसटी देगा, तब जाके वो 93 लाख रुपए टोटल टैक्स दे देगा, तब जाके वो 1 करोड़ की चीज खरीद पाएगा। मतलब 93% यहाँ पर टैक्स रेट आ रहा है और 1 से 10% का टैक्स रेट यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? यदि हम इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करके देखें, यदि वो इस टाइप की चीजें 18% के हिसाब वाली चीजें ही खरीदता है, तो गवर्नमेंट उससे उसके 1 साल के 5.8 महीने की, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने की जो उसका मेहनत है, मजदूरी है, जो उसका काम है, उसकी सैलरी या उसकी इनकम 6 महीने के इक्विवेलेंट इनकम ले लेता है। और यदि 28% के चीजों को लगभग वो खरीदता है तो 6.28 महीने की सैलरी उससे ले लेता है चेन्नई से। यदि हम इन दोनों को एवरेज करके चलो 6 मान लेते हैं कि कुछ 18%, कुछ 12%, कुछ 28% के हिसाब वाली जीएसटी के हिसाब किताब वाली वो चीजें कंज्यूम या खरीदता होगा, तो लगभग वो अपनी सैलरी के 6 महीने के इक्विवेलेंट अमाउंट की सैलरी गवर्नमेंट को दे देता है। मतलब क्या है कि वो अपने लिए नहीं, सरकार के लिए काम कर रहा है। मतलब एक आप ऐसे देखकर सोचो, यदि आप किसी के लिए काम करते हो तो आपकी एक अपेक्षा बनती है कि आप यदि जैसे सपोज डेट आप यहाँ पर किसी के यहाँ नौकरी करते हो, आप एम्प्लॉय हो, तो आप एम्प्लॉय हो, यदि आप उसके यहाँ पर, एम्प्लॉयर के यहाँ पर आप कोई भी XYZ काम करते हो तो आप उसके बदले उससे तनख्वाह लेते हो, राइट? ऐसे ही यदि आप सरकार के लिए जो 6 महीने आप काम कर रहे हो तो आपका आपको भी एक अपेक्षा रहेगी कि सरकार से आपको कुछ ना कुछ मिले इसके बदले, राइट? तो अब HNI को भी ये सेम अपेक्षा तो रहती ही होगी। जब आपको अपने सैलरी की अपेक्षा रहती है तो उसी तरह से HNI को भी कोई ना कोई अपेक्षा रहती होगी कि यदि हमने 6 महीने केवल सरकार के लिए काम किया है अपने 1 साल में, तो वो उस 6 महीने के काम के बदले कुछ ना कुछ तो हमें दे। अब लेकिन उसको मिलता क्या है? इस 6 महीने के बदले, काम करने के बदले उसको फाइनली क्या मिलता है? एजुकेशन तो वो करा नहीं सकता गवर्नमेंट स्कूल में, आपको सबका हाल पता है, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो इलाज करा सकता है। अब उसके बाद पैसा भी है तो वो तो करा भी नहीं सकता, और वहां की हालत भी बेकार है इसलिए भी नहीं करा सकता, राइट? तो उसको अब इसके बदले मिलता क्या है फाइनली? फाइनली यदि आप देखेंगे तो उसको क्या मिलता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये मैंने एक लगा रखा है कि दिल्ली एयरपोर्ट में अभी टर्मिनल बंद की जो छत गिर गई थी। अब मान लो वो HNI है, कहीं जा रहा है एयरपोर्ट पे, और यदि कहीं जा रहा है और उसके ऊपर ये ऐसे छत गिर जाए तो बेचारा वो तो यहाँ ऐसे ही दम तोड़ देगा, राइट? अब इसके बाद आप यदि गूगल पर डालोगे तो आपको इस टाइप के बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि जो पॉट होल्स हैं इनके कारण से क्या डेथ हो रही है, जो सड़कों पर ऐसे ऐसे जो गड्ढे बने रहते हैं, गहरे गहरे गड्ढे बने रहते हैं, तो यहाँ पर 5,000 लोगों की डेथ हुई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आप NDTV का ये जो आर्टिकल भी देख सकते हैं, ओवर 5,000 किल्ड इन रोड एक्सीडेंट। आपने अभी एक रिसेंटली एक केस भी सुना होगा कि वो एक फ्लाईओवर से गाड़ी गिर गई, उन लोगों ने कोई बैरिकेडिंग या सिग्नल भी नहीं लगा रखा था कि यहाँ से ये रोड आगे से नहीं है। तो इस टाइप के ये जो छोटी मोटी ये जो गलतियां हैं, इनसे लेकिन लोगों की जान चली जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये केवल अपने देश में अकेला है, बहुत सारे देशों में इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक जब HNI यदि इस टाइप के पैसा कमाने के बाद अपने जीवन के 6 महीने की सैलरी सरकार को दे देता है, तो उसके लिए ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं। वो एक तो सरकार के जो फाइनेंशियल उनका बजट है उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और फिर भी उसको कोई भी यदि इस टाइप की सुविधाएं नहीं मिल रही और वो ये छोटी छोटी परेशानियों के साथ जी रहा है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं आएगा कि हम कहीं ना कहीं दूसरी जगह या जहाँ मुझे इससे ज़्यादा बेटर लाइफ मिल सकती है तो वहां पर शिफ्ट हूँ। आपने अभी ये भी सुना होगा कि बिहार में 15 ब्रिजेज गिर गए एक ही महीने में। आप सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन, एक महीने में 15 ब्रिज गिर गए हैं। मतलब आपका और हमारा पैसा जो हमने 6 महीने का
काम किया है, सरकार के लिए काम किया है, सरकार को जो हमने उसका पैसा दिया है, वो पैसा देने से क्या हुआ है कि सरकार ने जो ब्रिज बनाए हैं वो टूट कर गिर गए। अब आप लोगों के मन में एक ये चीज आ सकती है कि सर आप कह रहे हो कि जो पैसा दिया है केवल 2% इनकम, 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, इससे भी कम ही लोग इनकम टैक्स देते हैं। वो बात सही है कि 2% से कम लोग इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन जो लोग इनकम टैक्स को दे रहे हैं उन लोगों को एक अपेक्षा रहती है कि हमने जो टैक्स दिया है उससे कुछ ना कुछ अच्छा हो। और मेन बात यहाँ पर ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं है कि केवल 2% लोग ही टैक्स दे रहे हैं, टैक्स तो यहाँ पे 100% लोग दे रहे हैं, 100% लोग दे रहे हैं, और अच्छा खासा इनकम वो टैक्स दे रहे हैं। आप ये सोचते होगे कि ये जीएसटी की जो मीटिंग होती है, जीएसटी रैशनलाइजेशन पर, कि हम इन टैक्स को रैशनलाइज करेंगे, लेकिन आपको इस चीज पे मिसलीड किया जाता है और वहां पर रैशनलाइजेशन के नाम पर हमेशा टैक्स को 99% केसेस में वो बढ़ाया जाता है, कम नहीं किया जाता है। मतलब कभी तो ऐसा होना चाहिए कि रैशनलाइजेशन के नाम पर टैक्स को कम होना चाहिए। अभी हम इस टॉपिक पर तो खैर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके साथ। अभी देखते हैं कि आप देखो ये और क्यों जाते हैं, अभी इसी टॉपिक पर वापस आते हैं। एचएनआई लोग क्यों जाते हैं? उनकी एक बेसिक नेसेसिटी होती है, हर एक सिटीजन की एक बेसिक नेसेसिटी है, कम से कम उसको एक स्वच्छ वातावरण तो मिले, सांस लेने के लिए कम से कम स्वच्छ सांस हवा तो मिले। आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का ये 2024 का आर्टिकल है। AQI कितनी हो रही है? 442। टॉक्सिक टॉक्सिक एयर, मतलब ये तो पॉइजनस एयर है, इसको लेने से आदमी वैसे भी जल्दी चला जाएगा। एक तो वो पैसे इतने कम, पहले तो वो 6 महीने एचएनआई ने काम किया गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने उसको क्या दिया? ये एयर क्वालिटी दी है, उसकी लाइफ वैसे भी कम हो गई है। मतलब एक तो टैक्स दे रहा है और वो अब कम सालों तक टैक्स दे पाएगा क्योंकि जल्दी निपट जाएगा। यदि वो एयर प्यूरिफायर लगवाएगा यदि इस चीज को ठीक करने के लिए, एटलीस्ट अपने घर में, बाहर निकलेगा तब तो उसको यही वाली लेनी पड़ेगी, तो उस पर भी 28% टैक्स है। मतलब गवर्नमेंट कहती है एयर प्यूरिफायर लगवाए, ये तो नेसेसिटी, लग्जरियस गुड्स है। ये नेसेसिटी गुड्स नहीं है, लग्जरियस गुड्स है। आपने बहुत बड़ी लग्जरी खरीदी है, आपसे हम 28% का टैक्स लेंगे। अब अच्छा चलो, ये तो चलो हो गया, अब जो है सो है। लेकिन पॉइंट ये है कि यदि अब वो एचएनआई जा रहा है, चला गया, अब आप कहेंगे यदि चला गया जी, चला जाने तो हमें क्या फर्क पड़ता है? मतलब हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमें भी फर्क पड़ता है। मिडिल क्लास के ऊपर भी इसका फर्क पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है, अब आप वो देखिए कि इस चीज का फर्क कैसे पड़ता है। अभी तो आपने देख लिया कि एक्चुअल में आपने देख लिया, नंबर्स के साथ देख लिया कि 6 महीने की इनकम तो वो गवर्नमेंट को दे देता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्या इससे फर्क पड़ता है। अब ये जाएगा तो अल्टीमेटली ये स्वाभाविक सी बात है कि यदि ये भारत देश छोड़कर जाएगा, किसी और देश में जाएगा, तो पहले वो भारत देश में जितना टैक्स देता था वो अब नहीं देगा। वो डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में जितना टैक्स देता था, मतलब इनकम टैक्स के फॉर्म में, वो टैक्स भी नहीं देगा। वो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी के फॉर्म में जितना टैक्स देता था वो भी नहीं देगा। और जो उसने इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन कर रखी थी, यदि वो भी हटा लेता है तो वो इस चीज के ऊपर भी टैक्स नहीं देगा। राइट। इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जो उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, घर खरीद रखे थे, या वो और भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, बिजनेसेस में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो अपनी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट निकालेगा क्योंकि वो दूसरी जगह चला गया है। तो यहाँ से कैपिटल का भी आउटफ्लो होगा, मतलब अपनी इकोनॉमी से कैपिटल का आउटफ्लो होगा। यदि अब वो एक और तीसरा क्या लॉस होगा, तीसरा लॉस होगा, अब उसने इतना पैसा कमाया है, एचएनआई है, तो माना जाएगा कि मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सपर्टाइज रही होगी या कुछ ना कुछ उसके अंदर इंटेलिजेंस रही होगी, जिसके दम पर उसने कुछ ना कुछ एक अच्छा कुछ बिजनेस या कुछ ना कुछ सेटअप किया होगा, या सर्विस अच्छी ली होगी, या जॉब अच्छी ली होगी। वो भी ये भारत देश छोड़ के, उसका वो माइंड, टैलेंटेड माइंड भी भारत देश छोड़ के चला जाएगा। राइट। अब इसके बाद फाइनेंशियल मार्केट तो चलो ठीक है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में, वो भी वो निकाल लेगा। एक पांचवा क्या लॉस होगा, जनरली क्या देखा जाता है, जो एचएनआईज लोग होते हैं तो उनकी एक कम्युनिटी होती है। उस कम्युनिटी में क्या होता है कि मतलब एक प्रवृत्ति चलती है कि भैया हमने इतना दान किया है तो जी हमने इतना दान किया है,
तो क्या होता है, एचएनआईज लोग ऑफन दान करते हैं, लेकिन अब क्या है, जो उनकी दान वाली एक्टिविटी है वो भी भारत देश से निकल जाएगी। मतलब जो अल्टीमेटली गरीबों को जो वो फायदा दे रहे थे, कुछ एचएनआईज देते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% देते होंगे, लेकिन कुछ एचएनआईज तो देते ही हैं। तो क्या है कि अब वो एक्टिविटी भी नहीं होगी यदि वो भारत देश छोड़कर चले जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है इन लोगों के जाने से। आप सोच रहे होंगे हम और आप तो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर क्लास लोग जो हैं उनको क्या ही फर्क पड़ता है यदि ये लोग जा रहे हैं। नहीं, लेकिन साहब जी फर्क पड़ता है, फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, डीप लेवल पर पड़ता है, रूट कॉजेस पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? यदि ये लोग जाएंगे तो जो इन्होंने टैक्स दिया था, अब वो गवर्नमेंट को कम मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के तो खर्चे कम नहीं हुए हैं। अब उन्हीं खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कोई दूसरा टैक्स बढ़ा के, सेस बढ़ा के, या किसी चीज पर जीएसटी बढ़ा के कहीं ना कहीं वो पैसा तो रिकवर करने की कोशिश करेगी। और आप एक बात तो मान ही लीजिए, कोई भी टैक्स हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली उसका वर्डन आता है एंड यूजर्स पर। जो कोई एंड यूजर है, क्या है कि जो भी बिजनेस कर रही हैं, कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, उन्हें तो जीएसटी का इनपुट मिल जाता है। उन्होंने क्या है कि पहले यदि जिसको भी जीएसटी दिया है, पे किया है, और जब आपको एंड यूजर को जब उन्होंने सेल करी है, तो आपसे जो जीएसटी चार्ज किया है और जो पीछे उन्होंने पे किया था, उसका डिफरेंस अमाउंट ही उनको पे करना पड़ता है। अल्टीमेटली उनको कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपसे ले लिया। 100, जब वो फाइनली एंड यूजर्स को सेल करते हैं, तो उनकी टोटल जितनी कॉस्ट होती है उसके ऊपर वो जीएसटी जोड़कर आपसे ले लेते हैं। तो कुछ भी पीछे बैकग्राउंड में हो रहा है, उसका अल्टीमेट अल्टीमेट जो टैक्स वर्डन है वो एंड यूजर्स पर ही आता है। तो क्या है, ये लोग जाएंगे तो इससे एक बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है कि भैया टैक्सेस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से लेने की कोशिश करेगी ही। अब क्या हुआ था, इन 2019 गवर्नमेंट ने सोचा कि हम, हमारे यहाँ पे पहले क्या था कि कुछ कंपनीज भी बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट अभी भी ऐसा होता है, कंपनीज क्या है कि अपने बिजनेसेस को, अपने ऑपरेशंस को, अपने हेड ऑफिस को यहाँ से, इंडिया से किसी टैक्स हेवन वाली कंट्रीज में, जैसे साइप्रस है, केमैन आइलैंड है, सिंगापुर है, जहाँ लो टैक्स सिस्टम है, वहां पर शिफ्ट करते थे। तो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि टैक्स का रेट कम कर दिया था डोमेस्टिक कंपनीज पर। अब यदि आप इस चार्ट में देखोगे, तो आप यहाँ पर जो देख रहे हो, ये कॉर्पोरेट टैक्स की लाइन है, और रेड कलर की लाइन इनकम टैक्स इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की लाइन है, राइट। यहाँ पे पहले आप 2019-20 में देखोगे, जो एक्चुअल अर्निंग थी वो यहाँ पर पहले आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर की लाइन, ये ज्यादा हुआ, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा हुआ करता था। फिर बाद में धीरे 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 यहाँ से आप देख रहे हो, ये इंडिविजुअल टैक्स रेट ज्यादा हो गया। मतलब इंडिविजुअल लोग भले ही 2% लोग पे कर रहे हैं, फिर भी आप सोच कर देखो, इस डेटा से एक बार सोचने वाली बात है। मतलब यदि 2% लोग ही पे कर रहे हैं, फिर भी ये इतना ज्यादा डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, कॉर्पोरेट से ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ से दो चीजों के इंडिकेशन निकलते हैं कि मतलब क्या है कि डोमेस्टिक हमारे यहाँ पे, मतलब कंपनीज भी इतने ज्यादा उस लेवल पर नहीं खुले हुए हैं, इसलिए हम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी फील करते हैं। मतलब यदि डोमेस्टिक कंपनीज बहुत ज्यादा होते तो डोमेस्टिक ये जो टैक्स है ये भी कलेक्शन बहुत ज्यादा होता। मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या एमएसएमई जो सेक्टर है, उसको इस लेवल पर बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है कि वो आगे आकर टैक्स जमा करा पाए, या फिर उनकी संख्या कम है, कि जो टैक्स पे करने वालों की उनकी भी संख्या कम है, राइट। और यहाँ पर केवल 2% लोग पे करते हैं, तो सारे मैन्युफैक्चरिंग आप सेक्टर को मिला लीजिए, उससे कहीं ज्यादा पे करते हैं। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि केवल, मतलब कंपनीज ही हमारे देश को चला रहे हैं। हाँ ठीक है, उनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, अल्टीमेटली उन्हीं से हमने सैलरी अर्न की है, लेकिन वो उस पर टैक्स आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा है, कि ये टैक्स हमारे डोमेस्टिक टैक्स से भी ऊपर आ रहा है। ये सोचने वाली बात है। अब हम इसमें क्या मेजर्स ले सकते हैं कि वो लोग छोड़कर नहीं जाएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने टैक्सेशंस को बहुत ज़्यादा
एक्सेसिवली नहीं बढ़ाए। इससे अल्टीमेटली आप देख रहे थे, आपको सबसे पहले मैंने दिखाया था कि यूएई में इतने सारे लोग जा चुके हैं। वो फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों है? कि वहां पर टैक्स रेट्स कम है। हालांकि अब ये नहीं कहा जा सकता कि हम अपने देश में भी उनके इक्विवेलेंट टैक्स कर दें। उनका केस अलग है, क्योंकि उनके पास वहां पर उनको ये दूसरे फैक्टर्स उनके साथ ग्लोबली जुड़े हुए हैं, लाइक उनके पास ऑयल है, वो बेचकर पैसा आता है, तो वो कंट्रीज के पास और भी सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन आप कम से कम जो भारत देश में है, ऐसा ना हो कि जो टैक्स दे रहा है, जैसे पहले आपने सुना था कि इस जो सोने की मुर्गी है वो अंडा देती थी, तो एक बार सोचा कि सोने की मुर्गी को काट कर ही सारे अंडे एक ही बार में निकाल लेते हैं, है ना? तो उसको एक बार काट दिया तो वो दोबारा अंडे नहीं दे पाएगी। लेकिन ऐसा ही गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए कि जो बंदा सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है या कुछ कर रहा है, आप उसको ही और ज्यादा उसको हैरेस करते जा रहे हो, राइट? तो जो आपके गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज टैक्सेशन की बनानी चाहिए, वो हर एक फैक्टर को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। केवल एक एक्सेसिव टैक्सेशन रेट लगाकर कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे एक और बहुत बड़ी दिक्कत आती है। आपने देखा होगा कि हर कोई, जैसे मेरे पास तो बहुत लोगों के फोन आते हैं, मैं मतलब बाई प्रोफेशन सीए हूँ, तो कई लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न और इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं काम करता हूँ कि सर हमारा टैक्स बचवा दीजिए, टैक्स बचवा दीजिए, टैक्स बहुत लग रहा है, टैक्स कहीं से बचवा दीजिए। अब आप सोचो, यदि टैक्स का रेट कम होगा ना, तो जो लोग अभी किसी गलत तरीके से या किसी ना किसी मतलब एवेजन करते हैं, टैक्स का एवेजन करते हैं, वो लोगों की संख्या में भी कमी आएगी। एक्चुअली क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग अपनी सैलरी या उनकी जो अदर इनकम्स हैं, वो उन सब इनकम्स को नंबर एक में दिखाना चाहते हैं। लेकिन टैक्सेशन का रेट इतना ज्यादा है कि वो नहीं दिखा पाते हैं। उनको लगता है इतना टैक्स यदि हम गवर्नमेंट को ही दे देंगे तो हम क्या करेंगे, इतनी मेहनत करके, इतनी रिस्क लेके, इतना सब कुछ करके हमने जो पैसा कमाया है, और उसमें से हम लगभग अपना 60% या 50% तो हम केवल गवर्नमेंट को दे दें। मेरे पास मतलब जो मैंने इंडिविजुअल्स का देखा है, तो उनको मतलब ये 30%, मतलब आप सोच कर देखो, आप किसी इंसान का 50% टोटल इनकम का 6 महीने की सैलरी आप लेकर उड़ गए, मतलब, और आपने उसको कुछ नहीं दिया, ना हेल्थ सर्विस दी, ना आपने आपको कोई आपने उसको एजुकेशन सर्विसेज दी, तो वो बंदे के ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए क्या है, जो जितने भी आप देखते हो, जो मतलब जिन लोगों ने अपनी शॉप खोल रखी है, दुकानदार हैं, या जिनके अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, जिस पर गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको ट्रेस नहीं कर पा रही है। सैलरीड वाले तो बेचारे मासूम हैं। मासूम क्या है कि उनको पकड़ रखा है गवर्नमेंट ने, उनकी सब चीज ट्रेसिंग हो पाती है, तो वो उनसे तो टैक्स ले पाते हैं। मतलब क्या है, जिनसे वो वसूल पा रहे हैं तो वसूल पा रहे हैं, और जिनसे नहीं वसूल पा रहे हैं नहीं वसूल पा रहे हैं। लेकिन क्या है कि यदि ये टैक्स रेट को कम कर देंगे, तो क्या होगा कि अभी जो बहुत सारे लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन इतने हैवी टैक्स के कारण से टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। कहते हैं जी भैया हमारी तो 6 लाख की इनकम दिखा दो, हमारी 7 लाख की इनकम दिखा दो जी, मतलब बाकी सब ब्लैक में चल रहा है। तो मतलब क्या, इकोनॉमी में ऑलरेडी इसलिए ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा रैशनलाइज करते हुए इस टैक्स को थोड़ा सा कम करना चाहिए। और जो थ्रेश होल्ड लिमिट है, जैसे सब लोग कहते हैं यूएसए में टैक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है ना कि 3 लाख के ऊपर ही टैक्स लगने लगे। अब यहाँ पर लोग बोलते हैं कि नहीं 7 लाख तक के ऊपर की छूट है जी। 7 लाख रुपए के ऊपर तक की छूट है, लेकिन जो 15 लाख कमा रहा है भैया, उसको 3 लाख के ऊपर से ही टैक्स देना है। उसको ऐसा नहीं है कि उसको भी 7 लाख की छूट है, 15 - 7 पर टैक्स नहीं, उसको देना 3 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स देना है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि टैक्स को थोड़ा सा सही से, उनको थोड़ा सा कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा दिया जाए। अभी आपने भी देखा होगा कि वो जीडीपी के आंकड़े आए थे, जीडीपी के आंकड़ों में क्या आया था, जीडीपी की ग्रोथ रेट स्लो आई थी। तो ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको टैक्स में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि टैक्स का रेट कम किया जाए। अब क्या है कि हम और आप लोग तो मतलब जो टैक्स दे रहे हैं, जो सैलरीड पर्सन हैं, वो लोग तो मतलब कभी जाके धरना तो दे नहीं सकते। गवर्नमेंट को भी पता है भैया, वो जिसके यहाँ नौकरी कर रहा है, नौकरी वाला बंदा, वो जैसे ही छोड़ के आएगा तो उसका एम्प्लॉयर कहेगा भाई तू कल से मत आइयो, है ना? तो वो छोड़कर तो आ नहीं सकता, वो धरना तो दे नहीं सकता, तो कभी संगठित तो हो ही नहीं सकते ना।
सैलरी वाले बंदे कभी संगठित होकर धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, और इनकी संख्या भी कितनी है, 2% है जी। यदि ये लोग हमें वोट भी नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। गवर्नमेंट की हर एक पॉलिसी क्या है, वोट के अकॉर्डिंग बनती है। इस चीज के अकॉर्डिंग तो कोई पॉलिसी नहीं होती है कि भैया एक ये दबा हुआ मिडिल क्लास व्यक्ति है जो टैक्स बहुत ज्यादा दे रहा है, सैलरीड पर्सन है जो कुछ नहीं बचा पा रहा है, उसकी लेकिन कोई चिंता नहीं हो, क्योंकि उनकी संख्या ही इतनी कम है। टैक्स नहीं भी देंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वो कभी धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते, वो अपनी बात भी नहीं उठा सकते, वो अपनी बात किसी प्लेटफॉर्म पर रख भी नहीं सकते भैया। अब उनको एम्प्लॉयर ने ही इतना बिजी करके रखा हुआ है कि वो अपनी बात नहीं रख सकते। आप देखो जो 2.5 लाख की लिमिट जब 2015 के आसपास जो लिमिट थी, वही लिमिट अब उन्होंने बस क्या है 3 लाख रुपए तक बढ़ा पाए हैं। मतलब वो लिमिट भी इनसे नहीं बढ़ाई जा रही है। मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन इतनी कर देंगे, 25,000 रुपए बढ़ा देंगे भैया। अब 10, 20, 25 हजार का नहीं है, 10 से 15 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स ही नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा कोई नहीं करेगा। मतलब इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, यदि अब जो सैलरी से कमा रहा है वो यदि किसी शहर में रहता है, 1 टायर सिटी में रहता है, तो 15 लाख रुपए में वो क्या ही कर लेगा। लेकिन गवर्नमेंट को लगता है नहीं जी, वो तो बहुत लग्जीरियस लाइफ जी रहा होगा, उसने तो भैया मतलब एरोप्लेन हवाई जहाज कुछ ना कुछ तो खरीद ही लिया होगा। उनको लग्जीरियस लाइफ दिखाई देती है 15 लाख रुपए में भी गवर्नमेंट को। जबकि आजकल 15 लाख रुपए में वो कोई लग्जीरियस लाइफ नहीं, वो एक आम जिंदगी जी पाता है। तो महंगाई के हिसाब से उनको देखते हुए टैक्स में उसी हिसाब से रिलीफ भी देनी चाहिए। मेरा तो कंसर्न केवल इतना है कि आप सब लोग भी जागरूक बन जाएं कि ये जो आपके साथ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, अपनी आवाज उठा पाएं आप लोग। चलिए, और आप अब अपना विचार बताइए कि आपका क्या विचार है, ये जो HNI लोग छोड़कर जा रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कि मैंने जो विचार प्रस्तुत किए हैं क्या वो सही है या नहीं है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और एक साथ मिलकर हम लोग देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।